नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोग इकोलॉजी पर बात कर रहे थे और उम्मीद है कि इससे पहले जो मैंने इकोलॉजी का पार्ट आपको करवाया था सबको पसंद आया होगा। वीडियो सबने देखे होंगे, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से वीडियो को सपोर्ट करते रहें, संस्था को सपोर्ट करते रहें। चलिए बात करते हैं अपने इकोसिस्टम के कारकों पर। मैंने एक वीडियो इससे पहले वाला इकोसिस्टम के कारक पर बना दिया था, दोबारा मैं फिर आपको रिपीट करके हल्का सा और आगे वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। इकोसिस्टम के कारक दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है अजैविक कारक, अजैविक कारक जिसको अपने भौतिक कारक भी कह सकते हैं, फिजिकल फैक्टर भी अपने कह सकते हैं। और जो दूसरी तरफ हम लोग पढ़ा करते हैं वो वाले कारक जो हैं उनको अपने बोलते हैं जैविक कारक। और जो जैविक कारक होते हैं इनको अपने बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, है ना। जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। ये वाला जो पार्ट है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। आरएस मेंस के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है जैविक कारक क्या है, किन्हीं दो कोशिश स्तरों का वर्णन करो, है ना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जैविक कारक जो हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है, ध्यानपूर्वक सभी सुनेंगे भाई। पहला होता है उत्पादक, उत्पादक जिसको अपने बोलते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, है ना। दूसरा होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता जिसको अपने बोलते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर अपने इसको कहते हैं, है ना। तो याद ये रखना है कि उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं, तो इसको पी से शो करेंगे। कंज्यूमर उपभोक्ता यानी कि इसको हम सी से शो करेंगे, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपने पास बनेगा अपघटक। तो अपघटक को अपने डिकम्पोजर बोलते हैं, डिकम्पोजर, अपघटक को अपने डिकम्पोजर बोलते हैं। तो इसको हम शो किससे करेंगे, डी से। तो हमारा जो अभी का जो टारगेट है यानी कि आज का अपना वीडियो जो बनेगा वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक पर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ उत्पादकों पर। तो उत्पादक जो होते हैं उनको ढंग से सुनेंगे। अच्छा, एक बात आज आपने याद रखनी है कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक सभी एक दूसरे पर ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर ऊर्जा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पॉइंट ये बनेगा कि जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है वो अगर एनर्जी पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, तो इसका मतलब एनर्जी मिलती कहाँ से है, सूर्य से। क्योंकि प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो किसको मानते हैं, अपने सूर्य को मानते हैं। इसका मतलब जो सूर्य से एनर्जी को इन जीवों के लिए प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऐसा जीव जो उपभोक्ता और अपघटकों के लिए सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक, है ना। तो वास्तविक जो मीनिंग निकलेगा उत्पादक का वो क्या निकलेगा, सुनेंगे गौर से। उत्पादक तो सूर्य से एनर्जी बनाने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, हरे प्लांट्स होते हैं। हरे पादप जो हैं वो सूर्य से किस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, किस रासायनिक प्रक्रम द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो हरे पादप सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। इसीलिए हरे पादपों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोपस, यानी कि अपने आप अपना भोजन बनाने वाले स्वपोषी कहलाते हैं ना। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और ऐसा काम कौन करते हैं, हरे पादप। ये काम अपने आप होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी, यानी कि स्वयं का पोषण अपने आप ही स्वतः ही करने वाले। लेकिन एक बात अपने को याद रखनी है कि जो स्वपोषी होते हैं पादप, इनको हम लोग स्वपोषी होने के साथ साथ परासरण पोषी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, परासरण पोषी भी कहते हैं ना। तो परासरण पोषी को अपने बोलते हैं ओस्मोट्रोपस, परासरण पोषी को अपने कहते हैं ओस्मोट्रोपस, है ना। तो पॉइंट ये बनेगा कि परासरण पोषी क्यों बोला भाई, तो आपने याद रखना है कि परासरण पोषी इसलिए कहा क्योंकि जो हरे पादप हैं, यानी कि जो पादप हैं जितने भी, वो जो जल अवशोषण करते हैं, पादप जो जल अवशोषण की प्रक्रिया को अपनाते हैं,
ये जल अवशोषण किस विधि द्वारा करते हैं? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? परासरण विधि द्वारा। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि जल का जब भी आदान प्रदान आप पढ़ें, जब कभी भी आपके दिमाग में आए कि जल का एक्सचेंज हो रहा है किसी जीव में, जल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब जल के आदान प्रदान को हम लोग क्या बोलते हैं? सदैव परासरण। जल के अतिरिक्त अन्य घटकों का आदान प्रदान सदैव ही विसरण कहलाता है ना। तो पेड़ पौधे जल का अवशोषण, यानी आपने मिट्टी में जब पानी डाला तो जड़ों ने उस जल का अवशोषण किया, किस विधि से किया होगा? परासरण। तो जल से भी वो अपना क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमने जल का अवशोषण क्योंकि परासरण विधि द्वारा करते हैं, इसलिए हमने पादपों को क्या बोला? परासरण पोषण, है ना। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो उत्पादक यानी कि हरे पादप होते हैं, उत्पादक अर्थात जो हरे पादप होते हैं, वो किस प्रकार का भोजन करते हैं या वो किस प्रकार के होते हैं ना। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन है अपना कि उत्पादक होते हैं, हरे पादप होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मान लीजिए आपके सामने आ जाएगा स्वपोषी, है ना। ऑप्शन नंबर 2 मान लीजिए आपके सामने आ जाएगा परासरण पोषी, परासरण पोषी, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अपने सामने दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 सपोज ग्रो अपने पास आ जाए इनमें से कोई नहीं। अगर आ जाए तो हमारे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन सेट बैठेगा? अब हम लोग तो ये सोचेंगे ना कि हरे पादप स्वपोषी होते हैं, तो हमें याद रखना है हरे पादप स्वपोषी होने के साथ साथ परासरण पोषी भी होते हैं, तो दोनों शब्द इसमें सही माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला, तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। अब देखिए, उत्पादक हरे पादप है, स्वपोषी है और परासरण पोषी है। यहाँ तक मैंने इस पॉइंट को कवर कर दिया, यानी कि उत्पादक हमने पढ़ दिया। अब नंबर 2 पे हमारे पास आता है उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 उपभोक्ता, यानी कि हम कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। तो उपभोक्ता जो होते हैं यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं, वो किस पर निर्भर रहते हैं? अब उपभोक्ता आगे कई पार्ट्स में डिवाइड होंगे, लेकिन जो सबसे पहला उपभोक्ता होगा वो किस पर निर्भर होगा? हरे पादप पर निर्भर होगा। तो उपभोक्ताओं का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उपभोक्ताओं का वर्गीकरण कैसे आपने करना है। जैसे सबसे पहला उपभोक्ता अपने पास आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता को अपने बोलते हैं C1, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर किस पर निर्भर रहते हैं? P पर। अब आप ये बात याद रखना कि P पर निर्भर हैं। P माने किस पर निर्भर हैं? प्रोड्यूसर पर निर्भर हैं, उत्पादक पर निर्भर है। उत्पादक कौन है? आप देखिए हरे पादप हैं, यानी कि जो P पर निर्भर है, हरे पादपों पर निर्भर है, जो हरे पादपों को खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी, शाकाहारी, है ना। तो ये बात याद रखनी है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, C1 है, कंज्यूमर फर्स्ट है, वो क्या है? शाकाहारी है, वो P पर निर्भर है। अब इसमें मैं दूसरा वर्गीकरण आपको बताता हूँ। नाम हम इस प्रकार से बनाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। अब सेकेंडरी कंज्यूमर, इसका मतलब ये है कंज्यूमर सेकंड, ठीक है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। अब देखिए C2 नो डाउट किस पर निर्भर है? C1 पर। तो मैं ऐसे लिखूंगा C1। अब C1 कौन है? शाकाहारी, तो ब्रैकेट में आप शाकाहारी लिख दो। C1 यानी कि शाकाहारी पर निर्भर। अब आप खुद समझदार हैं, जो शाकाहारी को खाएगा वो खुद कैसा होगा? मांसाहारी होगा। जो शाकाहारी को खाएगा वो कैसा होगा? मांसाहारी, यानी कि जिसको अपने कार्निवोरस कहते हैं, उसकी बात होगी, ठीक है। अब आप समझिए, शाकाहारी जैसे हिरन हो गया, भेड़ बकरियां हो गई, है ना। मांसाहारी, अब हिरन भेड़ बकरियों को खाने वाले वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। नंबर 3 आप गौर से सुनेंगे, यहाँ पर अपने पढ़ेंगे ट्राइटरी कंज्यूमर यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर थर्ड, तीसरा उपभोक्ता हो रहा है। अब जो तृतीयक उपभोक्ता है सीरीज के हिसाब से C3 किस पर निर्भर है? C2 पर, यानी कि जो C3 है वो C2 यानी कि मांसाहारी पर निर्भर है ना। तो उसको शाकाहारी पर निर्भर होने में क्या तकलीफ है ना भाई। मतलब मांसाहारी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं भेड़िया कह सकता हूँ। अगर कोई तृतीयक उपभोक्ता है वो भेड़िए को खा रहा है तो हिरण को खाने में उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो C2 है वह सीरीज़ के हिसाब से तो C3 जो है सीरीज़ के हिसाब से तो C2 पर निर्भर है, लेकिन C2 के साथ साथ वो C1 पर भी निर्भर है। तो मैं ऐसे लिखूंगा C2 C1 पर निर्भर। अब जो हिरन भेड़िया सबको खा रहा है
तो नो डाउट वो कैसा है, मांसाहारी है। लेकिन कई बार हम लोग ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर थर्ड होते हैं वो कंज्यूमर फर्स्ट और सेकंड पर निर्भर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर पर भी निर्भर होते हैं, यानी कि हरे पादपों पर भी निर्भर होते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, यदि पी पर भी निर्भर, अगर इस पर निर्भर है प्रोड्यूसर पर, तो वो कैसा हो जाएगा, शाकाहारी। अब आप समझ गए होंगे कि जीव एक ही है लेकिन वो मांसाहारी भी है और वो शाकाहारी भी है। जब वो एक ही जीव दोनों प्रकार का व्यवहार दिखाएगा तो उसको मैं क्या बोलूँ भाई, सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस। अब ये बात अपने को याद रखनी है, इसको हम ओमनीवोरस कहेंगे, ठीक है ना, सर्वाहारी। अब सर्वाहारी कौन होंगे, तो सर्वाहारी का उदाहरण है ना, मैं यहाँ दे रहा हूँ इस जगह पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी। सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस। अब इसमें अपने को याद रखना है, जैसे मनुष्य तो है ही, प्रकृति का सबसे खतरनाक प्राणी जो है वो कौन है, मनुष्य, कुछ भी नहीं छोड़ता है ना, तो मनुष्य तो इसमें आएगा ही आएगा। लेकिन इसके साथ साथ और कौन आएगा, कुत्ता भी आएगा। और कौन आएगा भाई, कुत्ता होने के साथ साथ मोर भी आ जाएगा। अब मोर लिखने के साथ मैं ऐसे लिख सकता हूँ पक्षी। सारे के सारे जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, दाना भी खा लेते हैं। कैटरपिलर यानी छोटे छोटे जो लट होते हैं वो भी खा लेते हैं। अब इसमें कौवा वगैरह सब आ जाएंगे। ये वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मनुष्य को छोड़कर जैसे मोर हो गया, पक्षी हो गया, गोरैया, चिड़िया, है ना, ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कौवा पूछ लिया जाता है। तो ये अपने को याद रखना है कि सर्वाहारी जो प्राणी होते हैं वो ये करके इस प्रकार से उदाहरण आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, हमने जो जैविक कारक पढ़े थे उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था उत्पादक, नंबर 2 पे हमने अभी जो बात की वो किसकी की है, उपभोक्ता की। उपभोक्ता को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया, कंज्यूमर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब हमारा जो नंबर आएगा वो किस पे आएगा, अपघटक पर। क्लियर है भी सबको। यानी अब देखिए, जो हरे पादप प्रोड्यूसर है वो स्वयंपोषी भी हैं और वो पराशनपोषी भी है। जल अवशोषण पराशरण विधि से करते हैं, इसलिए इनको अपने पराशनपोषी नाम दिया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपघटक पर, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक नेक्स्ट पार्ट को सुनेंगे। यानी कि हमने उत्पादक पढ़ दिया और हमने उपभोक्ता पढ़ दिया। अब हमारा जो अगला टारगेट रहता है वो रहता है किसको पढ़ना, अपघटक को पढ़ना। तो अपघटक को अब पढ़ेंगे अपने। अच्छा, मैटर सबको समझ में आ ही रहा होगा। कुछ विद्यार्थियों ने, बालक बालिकाओं ने कुछ निवेदन किया था किसी ने कि सर एक वीडियो में एक ही टॉपिक पूरा करवा दो। तो भाई एक टॉपिक पढ़ने के लिए वीडियो 5-6 घंटे का करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अपने टाइम पास नहीं कर रहे हैं, अपने टॉपिक पर अच्छा कंसल्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का डाउट न बचे, है ना। अगर इकोलॉजी को ऊपर से करवाना होता तो आधा घंटा का वीडियो बहुत था, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी को एक्सप्लेनेशन मेथड पर, पूरी एक्सप्लेन करेंगे अपने बेसिक से लेकर मीडियम और थोड़ा प्लस लेवल तक भी। बहुत ज़्यादा हाई तो ये भी नहीं है, इससे भी आगे बहुत मैटर बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ कि चलो जितना भी हो सके यूट्यूब पर, और अप्रिशिएट आप लोग अभी ठीक कर रहे हैं, दुनिया से थोड़ा हट कर है तो धीरे धीरे लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहा तो अपने ज़रूर दुनिया तक रीच करेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे अपघटक पर, यानी कि डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, अब इस बात को समझेंगे। डिकम्पोज यानी कि सड़ा गलाकर प्रकृति में जो बड़े बड़े जीव उनको नष्ट कर दो, ताकि पर्यावरण में, प्रकृति में, इकोसिस्टम में संतुलन, बैलेंस बना रहे, है ना। तो वास्तव में डिकम्पोजर होते कौन, अपघटक कौन होते हैं? अपघटक होते हैं साहब सूक्ष्म जीव। अपघटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। डिकम्पोजर सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे सूक्ष्म जीव होते हैं? ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये कवक यानी कि फंजाई हो सकते हैं। इनका काम क्या है? जो अपघटक है इनका काम है, जो बड़े जीव हैं, बड़े जीव, अब बड़े जीव मतलब बड़ा पादप भी हो सकता है, बड़ा जंतु भी हो सकता है ना, बड़े बड़े जीव जो है। अब जब बड़े बड़े जीवों की मृत्यु हो जाती है ना, बड़े जीव जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मृत शरीर में बदल जाते हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं? किण्वन करते हैं। किण्वन यानी कि सड़ाना, सड़ाना, है ना, सड़ा गलाकर नष्ट कर देना। तो जो इनके किण्वन की प्रक्रिया है उसमें भाग कौन लेता है? सूक्ष्म जीव, जीवाणु और विषाणु। जैसे ही बड़े जीव किण्वन हो जाते हैं तो किण्वन होने के पश्चात पर्यावरण में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। संतुलन कैसे स्थापित हो जाता है कि जो भी बड़े से बड़ा जीव होगा
वो जब मृत होगा उसका किण्वन होगा, तो किण्वन होने के पश्चात उस बड़े मृत जीव का अपघटन हो जाएगा और वह मृदा में विस्तृत हो जाएगा, मृदा में घुल जाएगा, है ना। तो प्रकृति में क्या बनेगा, एक संतुलन स्थापित होगा। तो संतुलन स्थापित करने का काम जो है वो कौन करते हैं, अपघटक। इसका मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम को अगर बैलेंस करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कौन है, अपघटक है। अगर अपघटक नहीं होते तो इस प्रकृति में बड़े बड़े जीव आज भी पड़े रहते हैं, है ना, और उनको मैनेज करने की जगह भी अपने पास कम पड़ जाती। तो इसका मतलब प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, अपघटकों की, डिकम्पोजर की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ। अब पॉइंट सुनेंगे आप, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन दे रहा हूँ उपभोक्ता पर, यानी कि कंज्यूमर पर। कंज्यूमर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। इससे पहले मैंने कंज्यूमर के जो पार्ट्स बताए थे वो संख्यात्मक थे, जैसे C1, C2, C3, है ना। अब जो मैं है उनके भोजन की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देके बता रहा हूँ कि रियल में कंज्यूमर जो है भोजन की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के हुआ करते हैं। अब दो हैं, कौन कौन से देखिए। एक है गुरु उपभोक्ता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में। गुरु उपभोक्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है ना। गुरु उपभोक्ता जिसको अपने बोलते हैं मैक्रो कंज्यूमर। अब देखो इसे अपने क्या कहते हैं, मैक्रो कंज्यूमर। दूसरा इस तरफ मैं लिख रहा हूँ लघु उपभोक्ता, है ना। अब लघु उपभोक्ता, लघु यानी कि छोटा, है ना, तो इसको अपने बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर। अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, गुरु उसको बोलते हैं जो अधिक मात्रा में कार्बनिक भोजन का उपभोग करता हूं, जो अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक फूड लेता हूं, है ना। ज़्यादा मात्रा में जो भोजन करेगा, ज़्यादा मात्रा में जो खाना खाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, गुरु बोलेंगे। गुरु मतलब बड़ा है, ज़्यादा मात्रा में भोजन ले रहा है ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, इसका एग्जाम्पल होगा C1, जैसे शाकाहारी है, घास, गाय भैंस भेड़ बकरियां जो है वो थोड़ा बहुत घास थोड़ी खाती है, बहुत सारा खा जाती है। इसके बाद में मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ C2, मांसाहारी, है ना। तो मांसाहारी जैसे भेड़िया है, शेर है, थोड़ा बहुत मांस थोड़ी खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, अधिक मात्रा में कार्बनिक भोजन वाला गुरु कहलाएगा। कंज्यूमर थर्ड, ओमनिवोरस, सर्वाहारी, मनुष्य है जैसे, थोड़ी बहुत मात्रा में भोजन थोड़ी देता है, ज़्यादा मात्रा में लेता है, तो उसको भी अपने क्या बोलेंगे, गुरु उपभोक्ता बोलते हैं। अब अपने पास आता है लघु उपभोक्ता। लघु उपभोक्ता को अपने कैसे एक्सप्लेन करें, जो कम मात्रा में कार्बनिक भोजन ग्रहण करता हो, जो बहुत ही कम मात्रा में कार्बनिक भोजन ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लघु उपभोक्ता, यानी कि माइक्रो कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। अब कम मात्रा में भोजन कौन लेगा, कम मात्रा में सूक्ष्म जीव लेंगे, बहुत ही माइक्रो मात्रा में उनको भोजन मिलेगा। तो इसका मतलब मैं ये लिखूंगा कि सूक्ष्म जीव यानी कि जिनको हमने क्या नाम दिया, अपघटक, है ना। अपघटक जो होते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो लघु उपभोक्ता होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक है। आपसे सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाएगा, गुरु उपभोक्ता नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या अपघटक, तो याद रखना है कि गुरु उपभोक्ता कौन सा नहीं है, अपघटक जो है वो गुरु उपभोक्ता नहीं है। उम्मीद है कि आपको जैविक कारकों पर यह एक्सप्लेनेशन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं जैविक कारकों को और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको बढ़ा रहा हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक को मैनेज करते हुए। तो ध्यानपूर्वक अब अगला पार्ट जो इसका वो भी समझेंगे। जैविक कारक को हमने समझ लिया कि जैविक कारक किसको बोलते हैं, है ना। तो अगला पॉइंट इसमें क्या बनता है कि जितने भी जैविक कारक हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना। प्रोड्यूसर है वो उत्पादक से उपभोक्ता से रिलेट करता है, उपभोक्ता प्रोड्यूसर पर निर्भर होते हैं। तो जब ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो इनकी निर्भरता से एक चेन बन जाती है ना, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला पर मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और सबसे अलग, थोड़ा सा दुनियादारी से अलग। उम्मीद है कि यहाँ से भी कंपटीशन जो है अपना 1% पक्का उठाएगा। तो अभी मैं आपको उपभोक्ता उत्पादक का रिलेशन यानी कि इनका संबंध जो होता है वो क्या होता है उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। तो अपने इसमें पढ़ लेते हैं खाद्य श्रृंखला, बहुत अच्छा बिंदु है। खाद्य श्रृंखला यानी कि जिसको अपने क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। एक खाद्य श्रृंखला होती है, एक फूड वेब यानी कि खाद्य जाल भी होता है। खाद्य जाल पर अपने बाद में बात करेंगे, पहले खाद्य श्रृंखला पर अपने टिप्पणी कर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन जो होती है वो 3 प्रकार की हुआ करती है। अब देखिए,
खाद्य श्रृंखला जो है वो 3 प्रकार की हुआ करती है ना। अब 3 प्रकार हैं कौन कौन से, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला शाक भक्षी खाद्य श्रृंखला, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, देखना है ना, सबसे अलग मिलेगा आपको मैटर। शाक भक्षी खाद्य श्रृंखला, इसका मतलब देखो पहला शब्द है शाक भक्षी, है ना, जो शाक का भक्षण करने से स्टार्ट होने वाली खाद्य श्रृंखला होती है ना। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, शाक भक्षी खाद्य श्रृंखला का मतलब है शाक अर्थात घास से स्टार्ट हो रहा है, पादपों से स्टार्ट हो रहा है ना, और घास से स्टार्ट होकर वो किस तरफ जा रहा है, उपभोक्ताओं की तरफ जा रहा है, यानी कि कंज्यूमर की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब है कि यह एक ऐसी खाद्य श्रृंखला है जो छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जा रही है। देखना, छोटे जीवों से किन जीवों की ओर जा रही है भाई, बड़े जीवों की ओर। तो जब कोई खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शाक भक्षी खाद्य श्रृंखला, है ना। छोटे छोटे घास फूस से स्टार्ट होकर बड़े से बड़े जीव जंतुओं की ओर अग्रसर रहती है। अब नंबर 2 पे जिस खाद्य श्रृंखला में बात कर रहा हूँ वो सुनो। अब दूसरी खाद्य श्रृंखला, उसका मतलब है परजीवी खाद्य श्रृंखला। अब कुछ लोग क्या है, इस परजीवी शब्द को बड़ा अजीबोगरीब समझ लेते हैं कि परजीवी मतलब पराये परजीवन जिन्हें नुकसान पहुंचाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में जब परजीवी शब्द का प्रयोग होता है तो वो कोई रोग उत्पन्न नहीं करता। यहाँ इस शब्द का मतलब ये होगा कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर जा रही है, बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर यदि कोई खाद्य श्रृंखला अग्रसर होती है तो उस खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब इस शब्द को थोड़ा समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अभी बड़े जीवों से छोटे जीवों को मैंने लिख दिया, अर्थ इसका क्या है, अर्थ इसका ये है कि जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष को आप एक इकोसिस्टम मान लीजिए। इस वृक्ष पर कौन होगा, अंदाजा लगा के सोचेंगे तो पता चलेगा। इस वृक्ष पर होंगे विभिन्न प्रकार के पक्षी, है ना, पक्षी होंगे, बंदर होंगे आदि, है ना। और इन पक्षियों के ऊपर कौन होंगे, पक्षियों के ऊपर होंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, है ना। कौन से सूक्ष्म जीव, जैसे किलनियाँ होती हैं, किलनियाँ छोटे छोटे जूम वगैरह होती है ना, छोटे छोटे पक्षियों के ऊपर जो है वो देखा जाता है। इसका मतलब वृक्ष कौन है, वृक्ष तो अपने आप में एक इकोसिस्टम हुआ, और इस वृक्ष इकोसिस्टम पर जो निर्भर जीव है तो वृक्ष क्या हुआ, बड़ा जीव हो गया। ये धीरे धीरे आगे किस जीवों की तरफ जा रहे हैं, छोटे जीवों की, है ना। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में हम वृक्ष इकोसिस्टम को शामिल कर सकते हैं। और शाक भक्षी में तो अपने पता चल ही जाता है, घास को खाने वाले, फिर उसको खाने वाले, फिर उसको खाने वाले, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा वर्डिंग है ना, ये क्लियर मैंने आपको कर दिया, इंपॉर्टेंट शब्द है। नंबर 3 नंबर तो सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है देखिए, इसको अपने बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। इसको अपने किस नाम से जानते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला, है ना। तो अपरद खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या हुआ, समझो। अपरद खाद्य श्रृंखला जो होती है वो ऐसी खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें हम बड़े जीव, छोटे जीव, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। न कोई ऐसे पढ़ते हैं कि घास से स्टार्ट हो रहा है या पेड़ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं पढ़ते अपने। इसमें हमें ये पढ़ना पड़ता है कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती हो, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होने वाली, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होने वाली जो खाद्य श्रृंखला होती है, इस खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला, है ना। अब मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से कौन से स्टार्ट होती है भाई, जहाँ पर कहीं पर भी कोई कार्बनिक पदार्थ है वो सड़ रहा है, जैसे गोबर की खाद है ना, वहाँ पर अगर बारिश आ जाए तो क्या उत्पन्न हो जाएंगे, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर मशरूम उत्पन्न हो जाएगा, है ना, यानी कि छत्रक निकल आएंगे। समझ गए ना। आपने देखा करते थे कि सफ़ेद रंग के छत्ते जैसी आकृतियाँ निकलती है धरती में से, है ना। तो इसका मतलब जहाँ पर भी मृत सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ, कोई खाद वाले एरिया होगा, कोई सड़ी गली जगह होगी, तो वहाँ पर क्या निकलेंगे, मशरूम निकलेंगे, छत्रक निकलेंगे, है ना। तो ये जो खाद्य श्रृंखला, ये भी अपने आप में जीव है, इनसे भी एक फूड चेन बनती है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला। बहुत ही महत्वपूर्ण है,
तो इस प्रकार से मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया वो किसका दिया, खाद्य श्रृंखला का। अब इस खाद्य श्रृंखला में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ शाक बक्सी खाद्य श्रृंखला का, है ना, इसका उदाहरण दे रहा हूँ। इसके बारे में मैंने आपको ये बता ही दिया और इसके बारे में मशरूम वाला एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया, है ना। तो जो पहला एग्जाम्पल है उस पर अपने एक्सप्लेनेशन करते हैं कि वास्तव में ये जो खाद्य श्रृंखला है वो किस प्रकार से काम करती है ना, शाक बक्सी। बाकी मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं दोनों की, इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। अब शाक बक्सी खाद्य श्रृंखला में मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे घास है, सही है भाई। अब घास को कौन खाते हैं, टिड्डे, ये भी सही है। अब ये देखो टिड्डे को कौन खा रहा है, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, है ना, ये भी सही है। मेंढक को कौन खा रहा है भाई, मेंढक को खा रहा है सांप, है ना। सांप को कौन खा रहा है भाई साहब, मोर खा रहा है। अब देखो हमने क्या देखा, घास, छोटा छोटा घास है ना, ये तो क्या है अपने आप में छोटा जीव है ना। धीरे धीरे देखो जीव क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। घास को टिड्डा थोड़ा बड़ा, टिड्डे से बड़ा मेंढक, मेंढक से बड़ा सांप, सांप से बड़ा मोर। तो ये जो खाद्य श्रृंखला होती है ये कैसी खाद्य श्रृंखला कहलाती है, शाक बक्सी। क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, शाक का भक्षण करने से, घास को खाने से। तो जिस खाद्य श्रृंखला में घास को खाने से स्टार्ट करके और बड़े जीवों की ओर, बड़े जंतुओं की ओर, है ना, मांसाहारी और सर्वाहारी की ओर जब अपने गमन करते हैं तो उस खाद्य श्रृंखला को हम क्या मानते हैं, शाक बक्सी खाद्य श्रृंखला मानते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। खाद्य श्रृंखला में मूल रूप से ही बातें हैं, है ना। अब बड़े बड़े डायग्राम दिखाकर कितना ही बड़ा यहाँ पर बातों का बतंगड़ बना लो बोले, है ना, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। तो फालतू चिंता करने से बेटर है कि कंटेंट पर ज़्यादा बात की जाए। दूसरी पॉइंट ये बनता है इसमें, खाद्य जाल, फूड वेब क्या है, ठीक है ना। तो फूड वेब का मतलब क्या है वो थोड़ा समझो। फूड वेब यानी कि गुथी हुई खाद्य श्रृंखला। अब थोड़ा गौर से सुनेंगे, गुथी हुई खाद्य श्रृंखला यानी जब खाद्य श्रृंखला आपस में गुथ जाए, एक सीरीज में न चले, तो उस खाद्य श्रृंखला से बनने वाली, खाद्य श्रृंखलाओं से बनने वाले एक जाल रूपी संरचना को क्या बोलते हैं, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब अपने कह देते हैं। सही है। तो थोड़ा इसको मैं और क्लियर कर रहा हूँ। जैसे घास, अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, लेकिन घास को और कौन खाता है, हिरन भी खा लेता है, सही है ना। घास को और कौन खा देता है, भेड़ बकरियां जो है वो भी खा लेती हैं। तो मतलब देखो जीव एक है, निर्भरता तीन प्रकार की होगी, है ना। अब हिरण को कौन खाता है, देखो भेड़िया, गौर से सुनना, है ना। अब हिरण को भेड़िया खा रहा है, भेड़िया और किसको खा सकता है, भेड़ को भी खा सकता है ना। हिरण को और भेड़िए को, देखो हिरण को, भेड़िए को और भेड़ को, इन सबको कौन खा सकता है, शेर खा सकता है। सही है, गलत है ना। अब इसका मतलब देखो टिड्डे को कौन खा रहे हैं, मेंढक खा रहा है, ये एक तरफ चलता जा रहा है, ठीक है। मेंढक को कौन खा रहा है भाई, सांप खा रहा है, सही है ना। ये देखो ये अपने पढ़ दिया। सांप को कौन खा रहा है, देखो सांप को खा रहा है मोर, मोर को कौन खा रहा है, अब मोर को खाने वाला कौन आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, कुत्ते कौन खा रहे हैं, शेर खा रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, एक जाल बनता जा रहा है। तो जब एक वेब बन जाता है, जाल बन जाता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं, है ना। तो एक तरफ तो हम पढ़ रहे थे खाद्य श्रृंखला जिसमें एक सीरीज चलती है, दूसरी तरफ हम पढ़ रहे हैं खाद्य जाल जिसमें सीरीज नहीं चलती, बहुत सारी जो सीरीज होती है वो आपस में गुथ जाती, जुड़ जाती। तो यहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन इस जगह पर नहीं बन रहा। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि जहाँ से कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन बनता क्या है, देखो जैसे जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी विशेषता क्या होती है, खाद्य श्रृंखला की विशेषता, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ खाद्य जाल, है ना। इनकी विशेषता क्या है, इनमें अंतर क्या है ना। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है वो फिक्स होती है, एक चेन चल रही है तो फिक्स चेन है वो, जबकि खाद्य जाल जो होता है वो फिक्स नहीं होता, अनफिक्स मान लीजिए, फिक्स नहीं होता, गुथा हुआ रूप है, फिक्स हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो खाद्य श्रृंखला फिक्स यानी क्या है, अस्थाई है, एकदम फिक्स रहेगा। खाद्य जाल जो वो स्थायी थोड़ी है, वो है तो क्या है, अस्थाई है, फिक्स नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है उसमें ना। इस प्रकार से आपने इसको समझना है। दूसरा कि जो खाद्य श्रृंखला होती है वो सिंगल डायरेक्शन में चलती है, एक दिशीय होती है ना, सिंगल डायरेक्शन, जिस दिशा में चल रही है उसी में। जबकि जो खाद्य जाल होता है यह एक दिशीय नहीं होता, एक दिशीय नहीं होता, सिंगल डायरेक्शन इसमें गुण नहीं पाया जाता, यह बहुदिशीय होता है, यानी कि चारों तरफ चलता है,
एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलता है ना। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला में यदि कोई एक पोषक स्तर, एक ही पोषक स्तर, खाद्य श्रृंखला में यदि कोई एक पोषक स्तर अनुपस्थित हो जाए, कोई एक ही, देखो यदि एक पोषक स्तर ही अनुपस्थित हो जाए, तीसरा अंतर समझो, है ना, तो वो खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या हो जाती है, वो खाद्य श्रृंखला भंग हो जाती है, क्योंकि आगे वाले जीव को भोजन नहीं मिल पाता। जबकि खाद्य जाल में विकल्प होते हैं, खाद्य जाल में क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। इस विकल्प की वजह से खाद्य जाल कभी भंग नहीं होता, है ना। जैसे खाद्य श्रृंखला में हमने पढ़ा था कि जो घास को टिड्डा खा रहा है, अगर टिड्डा गायब तो मेंढक तो घास नहीं खाएगा, है ना, तो मेंढक का तो फिर जीवन चल गया। फिर अगर मैं खाद्य श्रृंखला की बात करूँ तो, है ना। अब अगर मैं मान लो खाद्य जाल की बात करता हूँ, उसमें मैं ये पढ़ूंगा कि भाई घास को खाने वाला हिरन है, हिरन नहीं है मान लो, तो शेर क्या खाएगा, शेर भेड़ को खा जाएगा, बकरी को खा जाएगा, है ना। शेर के पास विकल्प बहुत है। इसका मतलब जाल जो होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार से अपना विकल्प ढूंढ लेता है, प्रकृति में अधिक स्टेबल रहता है, अधिक स्थायी रहता है, ठीक है। और इसमें सीरीज में जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब आप इस शब्द को ना फिक्स को वो मत समझ लेना, इसमें जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना। और इसमें जो जीव जंतु होते हैं वह फिक्स नहीं होते, इसका मतलब ये है, वो मत समझ लेना। हाँ, अगर वैसे स्टेबिलिटी की बात करें तो जो खाद्य श्रृंखला होती है वो स्टेबल नहीं होती, भंग हो जाती है, देखो स्टेबल नहीं है। जबकि खाद्य जाल जो है वो क्या है, अधिक स्टेबल है, क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत हैं, है ना। अगर एक जीव समाप्त हो गया तो दूसरे जीव के ऊपर वो अपना भोजन बना सकता है। इसका मतलब खाद्य जाल अधिक विकल्प होने के कारण ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्थायी है। हाँ, उसमें जीव जंतु जो है वो स्थायी नहीं है, उसमें जीव जंतु अस्थायी हैं, बहुत सारे जीव जंतु शामिल हो सकते हैं। जो खाद्य श्रृंखला होता है इसमें क्या होता है, जंतु फिक्स होते हैं, जंतु स्थायी होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित रूप से जंतु होते हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि एक चेन चल रही है। और अगर एक विकल्प उसमें से गायब हो गया तो विकल्प न होने के कारण वो सारी की सारी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, यानी कि वह स्टेबल नहीं है, उसका स्थायित्व नहीं है। जंतु स्थायी है, श्रृंखला का स्थायित्व नहीं है। हाँ, यहाँ पर जंतु स्थायी नहीं है, श्रृंखला का स्थायित्व है, जाल का स्थायित्व है, सॉरी, है ना। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस मैनेज कर लेना। अब जो अपना अगला जो अपना इसमें वीडियो बनता है उसमें इस प्रकार से बनता है, अगला जो टॉपिक बनता है उसमें इस प्रकार का टॉपिक बना करते हैं कि जो आपके नेक्स्ट पार्ट है उसमें आता है कि जो खाद्य श्रृंखला में जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनका पोषक स्तर यानी कि ट्रॉफिकल लेवल के साथ क्या रिलेशन है ना। तो पोषक स्तर और ट्रॉफिकल लेवल के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होती है, इस पर हम लोग आगे ज़रूर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो को और मैनेज करेंगे नेक्स्ट वाले को। उम्मीद है कि यहाँ तक वाला आपको मैटर अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। सहयोग जो है अपना इसी प्रकार से बनाए रखें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट आप लोगों के बहुत अच्छे मिल रहे हैं मुझे, कई लोगों ने मुझे वीडियो बड़ा बनाने का भी बोला है, तो मैं आगामी ज़रूर प्रयास करता रहूँगा कि आपको बड़ी क्लासों के रूप में टॉपिक भी अवेलेबल करवाता रहूँ, या जैसे भी आपके सुझाव मुझे मिलेंगे तो मैं उनके अनुरूप कार्य करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अभी जो अपना एक स्प्रेडिंग सिस्टम है, रीच जो है, उसको बढ़ाने का आप प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो पहुँचाया करें। अगर आपको ठीक लगे तो, नहीं लगे तो प्ले लिस्ट में से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं।